हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराए पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा शैक्षणिक मनोविज्ञान की किताब पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 3 भाग कंप्लीट कर दिए हैं और आज करेंगे चौथा भाग, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। इसमें हम इसका अर्थ पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे, अधिगम प्रक्रिया में इसकी भूमिका पढ़ेंगे। और दोस्तों, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, सभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को। अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती हैं, क्या कहलाती हैं? उत्तर है तीसरा, अभिप्रेरणा। व्याख्या। अभिप्रेरणा शब्द का अंग्रेजी पर्याय मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की धातु मोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ है कोई क्रिया करना, टू मूव। सीखने की प्रक्रिया की प्रभावशाली व्यवस्था में अभिप्रेरणा एक केंद्रीय तत्व है। किसी बालक को अपनी पूरी क्षमता व योग्यता के साथ कार्य करने के लिए उकसाना ही अभिप्रेरणा है। अंग्रेजी भाषा का मोटिवेशन शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? उत्तर है पहला, मोवेयर। क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। उत्तर है चौथा, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा एक वह प्रक्रिया नहीं है जो, उत्तर है तीसरा, जो व्यवहार को प्रत्यक्ष अवलोकनीय बनाती है। अभिप्रेरणा वर्णित होती है। उत्तर है दूसरा, भावनात्मक जागृति द्वारा। व्याख्या। अभिप्रेरणा व्यक्ति को कार्य करने हेतु गतिमान एवं ऊर्जावान करने वाला कारक है। अभिप्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित, प्रेरित, परिवर्तित और दिशा निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभिप्रेरणा एक मानसिक प्रक्रिया है जिसे अधिगम का राजमार्ग, अधिगम का मुख्य कारक, अनिवार्य स्थिति आदि नामों से भी जाना जाता है। अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को कहते हैं। उत्तर है चौथा, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है? उत्तर है पहला, रीता ऊर्जित उच्च लक्ष्य निर्धारित करती हैं, यथेष्ट प्रयासों को बनाए रखती हैं और कक्षा में ए ग्रेड बना लेती हैं। अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। यह कथन किसका है? तो उत्तर है पहला, मैकडूगल। व्याख्या। अभिप्रेरणा की परिभाषाएं। सबसे पहले गुण। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ रखने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। किसी क्रिया को उत्तेजित करने, जारी रखने एवं अपेक्षित लक्ष्य तक पहुंचाने की एक विशिष्ट शक्ति को अभिप्रेरणा कहते हैं। दूसरी मैकडूगल ने अभिप्रेरणा की परिभाषा दी है, वो है अभिप्रेरणा के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। स्किनर द्वारा जो परिभाषा है वो है अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। क्रो एवं क्रो के अनुसार अभिप्रेरणा से अभिप्राय सीखने में रुचि उत्पन्न करने से हैं तथा यह सीखने का अधिकार है। गिलफोर्ड के अनुसार अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने एवं उसे निरंतर बनाए रखने वाली विशेष आंतरिक अवस्था है। यंग के अनुसार अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, उसे दिशा देने तथा उसकी गति को बनाए रखने वाली प्रक्रिया है। मैकडोनाल्ड के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्ति में एक आंतरिक शक्ति परिवर्तन है जो भावात्मक जागृति तथा पूर्वानुमति लक्ष्य प्रतिक्रियाओं द्वारा होता है। थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा आरंभ से लेकर अंत तक मानव व्यवहार के किसी एक या प्रत्येक कारक को प्रभावित करते हैं, जैसे अभिवृत्ति, रुचि, प्रणोदय, आकांक्षाएं, कामनाएं, इच्छाएं आदि। हिलगार्ड एवं एटकिंसन के अनुसार अभिप्रेरणा से हमारा अभिप्राय उस अवस्था से है जो प्राणी को कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है अथवा प्राणी के एक बार कार्य करने के लिए तैयार हो जाने के बाद उसे उत्साहित तथा निर्देशित करती है।
ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां अथवा आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। अभिप्रेरणा सीखने का सुपर राजमार्ग है। यह कथन किसका है? इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, स्किनर ने। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित और निर्देशित करता है। यह परिभाषा किसने दी है? उत्तर है पहला, जॉनसन ने। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? उत्तर है दूसरा, छात्र व सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। व्याख्या, रीली एवं लेविस के अनुसार अभिप्रेरणा एक ऐसा बल है जो व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होता है, न कि कुछ ऐसी चीज जिसे शिक्षक छात्र में अपनी ओर से पैदा करते हैं। प्रश्न में विकल्प 2 में छात्र स्वप्रेरित हैं और अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल हैं। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा, उत्तर है चौथा, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है? उत्तर है चौथा, पुरस्कार। व्याख्या, अप्राकृतिक या बाह्य अभिप्रेरणा, इसमें व्यक्ति मानसिक प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए काम नहीं करता बल्कि कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए या कोई पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। अच्छे ग्रेड या मान के लिए काम करना, रोजी कमाने के लिए कोई शिल्प सीखना, प्रशंसा प्राप्ति के लिए काम करना आदि इसी वर्ग की अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। बाह्य अभिप्रेरण के उदाहरण दंड, दोषारोपण, प्रशंसा, प्रताड़ना, परिणाम, पुरस्कार, प्रतियोगिता, प्रतिद्वंद्विता आदि। प्राकृतिक या आंतरिक अभिप्रेरणा, यह अभिप्रेरणा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की प्राकृतिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और प्रवृत्तियों से संबंधित होती है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति किसी काम को इसलिए करता है क्योंकि उस काम को करने में उसे हार्दिक प्रसन्नता होती है। जब कोई विद्यार्थी विज्ञान की किसी समस्या को हल करने में आनंद प्राप्त करता है तब वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। इन स्थितियों में प्रसन्नता का स्रोत क्रियाओं में ही निहित होता है। आंतरिक अभिप्रेरण के उदाहरण काम, यौन, प्रेम, स्नेह, आनंद, भूख, प्यास, विश्राम, क्रोध, गुस्सा आदि। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? उत्तर है दूसरा, अपने आप में एक अंत। सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है। वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती है। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? उत्तर है पहला, आंतरिक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आंतरिक अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है? इसका उत्तर होगा तीसरा, प्रशंसा। इसके अलावा तीनों आंतरिक अभिप्रेरक के उदाहरण हैं जो कि हैं आकांक्षा, स्तर, उपलब्धि की आवश्यकता, संबंधन की आवश्यकता। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता की आकांक्षा स्तर को प्रत्यक्ष रूप से सह संबंधित होता है? उत्तर है तीसरा, आंतरिक अभिप्रेरणा। एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम पूर्वक अध्ययन करता है। यह उदाहरण है। उत्तर है चौथा, बाह्य अभिप्रेरणा का। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? उत्तर है पहला, एक कहानी की पुस्तक पढ़ना, क्योंकि कहानी पढ़ने में आपको आनंद आता है। निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है? उत्तर है तीसरा, ऋतु कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रही है क्योंकि वह पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करने में आनंद महसूस करती है। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है।
इसका अर्थ क्या है? उत्तर है दूसरा, बाह्य प्रेरणा। निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। उत्तर है चौथा, मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। इच्छुक बच्ची है वो। आंतरिक अभिप्रेरणा में स्वयं की रुचि, इच्छा व आनंद से कार्य किया जाता है। नेहा नवीनतम चलचित्र दृश्यम 2 देख रही है क्योंकि वह नायक व उसके परिवार की स्थिति को जानने हेतु सब्र नहीं कर पा रही है। यह उत्तम उदाहरण है। उत्तर है पहला, आंतरिक अभिप्रेरणा का। व्याख्या: जब हम किसी क्रिया को स्वयं की इच्छा से करते हैं तो उत्सुकता बनी रहती है। यह आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। यह सर्वोत्तम उदाहरण है। उत्तर है पहला, केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का। निम्न में से कौन सा कथन बाह्य प्रेरक है? उत्तर है तीसरा, यानी दौड़ में भाग लेना। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन में सहमत होना चाहिए? उत्तर है दूसरा, बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। व्याख्या: पुरस्कार व दंड बाह्य अभिप्रेरक होते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? उत्तर है दूसरा, व्यवहार। व्याख्या: प्रेरणा के शाब्दिक अर्थ में हमें किसी कार्य को करने का बोध होता है। इस अर्थ में हम किसी भी उत्तेजना को प्रेरणा कह सकते हैं। यह उत्तेजना आंतरिक भी हो सकती है और बाह्य भी। प्रेरणा के दो अन्य प्रकार भी होते हैं, सकारात्मक प्रेरणा और नकारात्मक प्रेरणा। अभिप्रेरणा परक सेट का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर है इसका दोस्तों, इसके अंदर एक से ज्यादा उत्तर सही है। हम व्याख्या पढ़ेंगे तो इसका उत्तर मिल जाएगा। चक्रीय अभिप्रेरणा चक्र, ऐसा अभिप्रेरणा चक्र जो स्वतः सतत रूप से जारी रहता है, चक्रीय अभिप्रेरणा चक्र कहलाता है। इसके 3 चरण होते हैं। पहला, आवश्यकता यानी नीड। दूसरा, चालक यानी ड्राइव। तीसरा, लक्ष्य या उद्दीपक या प्रोत्साहन यानी गोल, स्टिमुलस या इंसेंटिव, जैसे भूख, प्यास, नींद, विश्राम, काम, मलमूत्र त्याग। अचक्रीय संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा चक्र, ऐसा अभिप्रेरणा चक्र जो स्वयं नहीं चलता है बल्कि संज्ञान के द्वारा पुनः चलाया जाता है, संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा चक्र कहलाता है। इसके 4 चरण होते हैं। पहला, आवश्यकता नीड। दूसरा, चालक ड्राइव। तीसरा, लक्ष्य गोल एम। चौथा, संज्ञान कॉग्निशन। अभिप्रेरणात्मक चक्र के सही क्रम का चयन कीजिए। उत्तर है तीसरा, आवश्यकता चालक प्रोत्साहन पुरस्कार। अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? उत्तर है दूसरा, चालक अवस्था में कमी तथा लक्ष्य प्राप्ति पर व्यक्तिनिष्ठ संतोष एवं राहत की प्राप्ति। निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम कौन सा है? इसका उत्तर है चौथा, आवश्यकता चालक अंतर्नोद प्रेरणा। अभिप्रेरणा के 3 घटक। पहला, आवश्यकता नीड, यानी किसी भी प्राणी को वातावरण के साथ कुशल सामंजस्य के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि। दूसरा, अंतर्नोद चालक ड्राइव। अंतर्नोद शब्द को सर्वप्रथम वुडवर्थ 1918 में प्रयुक्त किया। लक्ष्य, उद्दीपक, प्रोत्साहन, गोल, स्टिमुलस, इंसेंटिव। जिस वस्तु से आवश्यकता पूर्ण होती है उसे उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन बाह्य वातावरण की कोई वस्तु होती है जो आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। अतः भूख चालक के लिए भोजन उद्दीपन है। स्पष्ट है कि आवश्यकता चालक को जन्म देती है। चालक प्रलोभन उद्दीपन को स्पर्श कर सकते हैं तथा देख सकते हैं, जैसे भोजन, पानी। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया तत्व घटक नहीं है? उत्तर है पहला, उपलब्धि। निम्न में से कौन अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? उत्तर है दूसरा, दबाव, तुष्टि। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ होता है। उत्तर है तीसरा, आवश्यकताओं से। अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति की पुनः प्राप्ति होती है? उत्तर है चौथा, प्रोत्साहन।
प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित हैं? उत्तर है चौथा सभी, यानी प्रोत्साहन, आवश्यकताएं, प्रबल, प्रेरणा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का संघटक नहीं है? उत्तर है तीसरा अनुमाग या संवेग। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है? उत्तर है दूसरा अंतर्नोद। व्याख्या: जब शारीरिक आवश्यकता या मानसिक आवश्यकता का रूप धारण कर ले और मानसिक आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता का रूप धारण कर लेती है तो उस मनोशारीरिक स्थिति को चालक या प्रणोद या अंतर्नोद कहते हैं। अंतर्नोद के मुख्यतः दो वर्ग बतलाए गए हैं। पहले वर्ग के अंतर्गत अनर्जित जैविक या प्राथमिक अंतर्नोद आते हैं। यह अंतर्नोद वे हैं जो शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न होते हैं, भूख, प्यास, नींद, यौन आदि। दूसरे वर्ग के अंतर्गत अर्जित अथवा अधिगमित अंतर्नोद आते हैं। इनकी उत्पत्ति समाजजन्य आवश्यकताओं से होती है। इस प्रकार के अंतर्नोद के उदाहरण हैं अनुमोदन, संबंधन, उपलब्धि, शक्ति, अभिप्रेरणा, आक्रमण, अभिप्रेरणा आदि। अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास है। उत्तर है तीसरा अंतर्नोद। निम्न में किसका कोई जैविकीय आधार नहीं है? उत्तर है चौथा संबंधन। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रबल नहीं है? इसका उत्तर होगा दोस्तों पहला, यानी भोजन। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है? उत्तर है चौथा जिज्ञासा अंतर्नोद। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक अभिप्रेरकों की विशेषता नहीं है? उत्तर है चौथा अर्जित। कौन सी जैविक आवश्यकता कम जरूरी है? उत्तर है चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। आदिति प्रातःकालीन कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती हैं। पेट खाली रहने व पेट में गड़गड़ाहट होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? उत्तर है दूसरा अंतर्नोद का। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक का उदाहरण है? उत्तर है पहला विश्राम। व्याख्या: प्रेरक, मोटिव, ऐसी कोई भी स्थिति, परिस्थिति, वस्तु या स्थान जो हमारे चालक को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं, प्रेरक कहलाती हैं। प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक प्रेरक, ये जन्मजात प्रेरक होते हैं जैसे भूख, प्यास, विश्राम, काम, नींद। दूसरा द्वितीयक प्रेरक, ये अर्जित प्रेरक होते हैं जैसे उपलब्धि का प्रेरक, सत्ता का प्रेरक, संबंधन का प्रेरक, आक्रमणशीलता का प्रेरक और अनुमोदन का प्रेरक। अगला प्रश्न, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है? उत्तर है दूसरा प्रेरक। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है? उत्तर है पहला भूख। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? उत्तर है दूसरा आकांक्षा। निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? उत्तर है पुरस्कार एवं रुचि। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? उत्तर है दूसरा प्रतिष्ठा। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? उत्तर है पहला उपलब्धि। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? उत्तर है तीसरा आदत। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात, इन्नेट व अर्जित एक्वायर्ड है? इसका उत्तर दोस्तों इन ऑप्शंस के अंदर नहीं है। व्याख्या: थॉमसन के अनुसार प्राकृतिक या स्वाभाविक एवं कृत्रिम प्रेरक। मैस्लो के अनुसार जन्मजात एवं अर्जित प्रेरक। ये मैस्लो के अनुसार इसके अंदर दोस्तों सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। और गेरेट के अनुसार जैविक, दैहिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रेरक। निम्न में से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गेरेट द्वारा किया गया? उत्तर है चौथा दैहिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक। प्रेरकों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया। मैस्लो द्वारा किया गया वर्गीकरण सही ढंग से निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है? उत्तर है दूसरा जन्मजात एवं अर्जित। स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? उत्तर है पहला स्वाभाविक अभिप्रेरक। प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रदाता हैं। उत्तर है पहला हल।
जॉन पी डिसैको के अनुसार निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के लिए उत्तरदायी कारकों में सम्मिलित नहीं है। उत्तर है चौथा, संबद्धता। जॉन पी डिसैको ने अभिप्रेरणा के 4 घटक बताए हैं: उत्तेजना या जागरूकता, आकांक्षा, प्रोत्साहन और दंड। निम्न में से सीखने के लिए अभिप्रेरित करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? उत्तर है तीसरा, यह बताना कि यह प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखें तो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा, यानी इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना। कथन ए, कथन आर। इसका उत्तर है चौथा, यानी दोनों कथन सत्य हैं। कथन ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है। कारण आर, अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब। उत्तर है तीसरा, अभिप्रेरणा होगी। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। उत्तर है तीसरा, शीघ्र सीखता है। व्याख्या: अभिप्रेरणा शिक्षा का मूल आधार है। इससे अध्यापक छात्रों को अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। अध्यापक छात्र को बार बार प्रेरित करके उसके सीखने की गति में वृद्धि कर सकता है। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? उत्तर है दूसरा, मैस्लो ने। व्याख्या: मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, ह्यूमनिस्टाइन थ्योरी ऑफ लर्निंग। अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा से संबंधित आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत दिया। उनके सिद्धांत को आत्मसिद्धि का सिद्धांत कहते हैं। मैस्लो ने अपने अधिगम सिद्धांत को सन 1954 में प्रतिपादित किया। मैस्लो के अनुसार अधिगम एक मानवीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगमकर्ता को अपने सभी प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। अधिगम स्वयं अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं द्वारा संपन्न होता है। यह आवश्यकताएं निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक 5 प्रकार की हैं। मैस्लो ने, ये थोड़ी दोस्तों क्लियर नहीं है, इसलिए आपको मैं ये नहीं बता पाऊंगा। हम आगे व्याख्या पढ़ते हैं। मैस्लो ने अधिगम सिद्धांत में यह स्पष्ट किया कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यक्ति जो संघर्ष करता है उसमें कुछ सीखने की इच्छा होती है। मैस्लो के अनुसार अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो आवश्यकता पूर्ति के साथ व्यवहार में परिवर्तन करती है। शैक्षिक महत्व: पहला, अधिगम हेतु मानव के समान व्यवहार किया जाना चाहिए, मशीन अथवा पशुओं के समान नहीं। दूसरा, विद्यार्थी के आत्म संप्रत्यय विकास पर बल। तीसरा, अधिगम में आत्म अभिव्यक्ति पर बल। चौथा, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल। पांचवा, बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित सिद्धांत। और छठा, शिक्षण अधिगम मानवीय आधार पर। निम्न में से कौन सा मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? उत्तर है दूसरा, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। मैस्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताएं आती हैं। उत्तर है तीसरा, दैहिक। निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? उत्तर है दूसरा, अब्राहम मैस्लो। मैस्लो के सिद्धांत में अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता है। उत्तर है तीसरा, आत्मसिद्धि। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। उत्तर है पहला, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। निम्नलिखित में से सभी मैस्लो के आवश्यकता सिद्धांत से संबंधित हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। उत्तर है पहला, आध्यात्मिक आवश्यकताएं। अब्राहम मैस्लो द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को समझने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताए गए हैं। निम्न में से कौन सा वर्ग मैस्लो द्वारा नहीं दिया गया है? उत्तर है पहला, उपलब्धि आवश्यकता। लोगों की इच्छा समाज, कार्यस्थल, परिवार एवं मैत्री समूह से सम्मान एवं पहचान प्राप्त करने की रहती है। इस इच्छा को क्या कहा जाता है? उत्तर है तीसरा, आदर भाव की आवश्यकता। एक आत्म वास्तविक व्यक्ति वह है जो, उत्तर है तीसरा, हमेशा पूर्णता चाहता है।
विद्यार्थी के निष्पादन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर और उसे गर्वित अनुभव कराकर मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम प्रारूप के अनुसार शिक्षक निम्न में से विद्यार्थी की किस आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है? उत्तर है चौथा, आत्मसम्मान की आवश्यकता। ऐसे दो संदर्भित मानववादी मनोवैज्ञानिक कौन हैं जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर की है? उत्तर है पहला, मैस्लो एवं रोजर्स। व्याख्या: मानवतावादी सिद्धांत मुख्यतः फ्रायड के सिद्धांत के प्रत्युत्तर में विकसित हुए। व्यक्तित्व के संदर्भ में मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के विकास में कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो ने विशेष रूप से योगदान किया है। मानवतावादी सिद्धांतकारों का मत है कि स्वस्थ व्यक्तित्व मात्र समाज के प्रति समायोजन में ही निहित नहीं होता है। यह अपने को गहराई से जानने की जिज्ञासा, बिना छद्मवेश के अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार होने और जहाँ तहाँ एक जैसा बने रहने की प्रवृत्ति को भी सन्निहित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास, उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है? उत्तर है चौथा, मानवतावादी। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? उत्तर है दूसरा, मैकक्लीलैंड के द्वारा। व्याख्या: डेविड सी मैकक्लीलैंड का उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक डेविड सी मैकक्लीलैंड ने 1961 में प्रतिपादित किया। उपलब्धि अभिप्रेरणा अर्जित प्रेरणा होती है जो श्रेष्ठता की खोज पर बल देती है। उनका विश्वास था कि व्यक्ति के मूल विश्वास एवं दृष्टिकोण उसकी उपलब्धि निश्चित करते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा से आशय व्यक्ति के उन विशिष्ट स्थायी लक्षणों से है जो उसे किसी कार्य को करने हेतु विशिष्टता प्रदान करने में अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। मैकक्लीलैंड तथा एटकिंसन ने यह स्पष्ट किया कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में उपलब्धि की आवश्यकता में भिन्नता होती है, जिसके कारण उपलब्धि एवं सफलता के प्रति अभिप्रेरणा व उत्साह में भी अंतर है। मनोवैज्ञानिक एटकिंसन का उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। इन्होंने 1964 में उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में एटकिंसन ने दो प्रेरक बताए, पहला सफलता प्राप्त करने का प्रेरक, दूसरा असफलता से बचने का प्रेरक। निम्न में से उपलब्धि अभिप्रेरण पर किन लोगों ने काम किया? उत्तर है चौथा, मैकक्लीलैंड एवं एटकिंसन। चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्ति की प्रत्याशा कहलाती है। उत्तर है तीसरा, उपलब्धि अभिप्रेरणा। किसी चीज को अपने से करने, उसे अच्छे से अच्छे ढंग से करने तथा उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर है चौथा, उपलब्धि अभिप्रेरणा। साथियों के दबाव से मूर्खतापूर्ण अनुगमन किस आवश्यकता से अभिप्रेरित होता है? उत्तर है चौथा, उपलब्धि। निम्न में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि अभिप्रेरणा दर्शाता है? उत्तर है तीसरा, अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना। यदि कोई बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है, तब उसमें कौन सा अभिप्रेरणात्मक बल कार्य करता है? उत्तर है पहला, उपलब्धि अभिप्रेरणा। कक्षा में अभिप्रेरणात्मक सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। उत्तर है पहला, उपलब्धि प्रेरणा वृद्धि हेतु। उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? उत्तर है तीसरा, सामाजिक। संवेग शब्द का अंग्रेजी रूपांतर इमोशन है, जो लैटिन के किस शब्द से बना है? उत्तर है दूसरा, इमोवेरे। व्याख्या: संवेग इमोशन ऐसी स्थितियां जो व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण समझी जाती हैं, उनके प्रति अनुक्रियाओं में परिवर्तन का एक जटिल प्रारूप जिसमें शारीरिक उत्तेजन, अनुभूति, विचार और व्यवहार सम्मिलित होते हैं। व्यक्ति भालू या शेर को देखता है, भाग जाता है, इसलिए डर जाता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है? उत्तर है चौथा, जेम्स लेंगे सिद्धांत। व्याख्या: जेम्स लेंगे सिद्धांत
संवेग के शरीर क्रियात्मक सिद्धांतों में सबसे पुराने सिद्धांतों में से एक जेम्स 1884 द्वारा दिया गया था और लेंगे ने उसका समर्थन किया था। अतः इसे जेम्स लेंगे सिद्धांत, जेम्स लेंगे थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार पर्यावरणीय उद्दीपक विसेरा या अंतरांग, आंतरिक अंग जैसे हृदय तथा फेफड़े में शरीर क्रियात्मक अनुक्रियाएं उत्पन्न होती हैं, जो कि पेशीय गति से संबद्ध होती है। उदाहरण के लिए अप्रत्याशित अत्यंत तीव्र शोर के द्वारा चौंकना आंतरांगी तथा पेशीय अंगों में सक्रियकरण को उत्पन्न करता है। जिसका अनुसरण करता है संवेगात्मक उद्वेलन। दूसरे शब्दों में जेम्स लेंगे सिद्धांत का तर्क यह है कि आपके शारीरिक परिवर्तनों का आपके द्वारा किया गया प्रत्यक्षण, जैसे किसी घटना के बाद सांस का तेज चलना, हृदय की तेज धड़कन, टांगों का दौड़ना, संवेगात्मक उद्वेलन का उत्पन्न करता है। इस सिद्धांत का निहितार्थ यह है कि विशिष्ट घटनाएं या उद्दीपक विशिष्ट शरीर क्रियात्मक परिवर्तनों को उत्तेजित करती है तथा व्यक्ति इन परिवर्तनों का जिस प्रकार से प्रत्यक्षण करता है, संवेगों की अनुभूति उसी का परिणाम होती है। कैननबार्ड सिद्धांत संवेग का एक सिद्धांत जिसके अनुसार शारीरिक परिवर्तन तथा संवेग की अनुभूति एक साथ घटित होती है। निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? उत्तर है दूसरा। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। पॉलीग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है। उत्तर है चौथा। झूठ की पहचान हेतु दूसरों के अनुभव किए हुए संवेग को महसूस करने की योग्यता क्या कहलाती है? उत्तर है पहला, परानुभूति। ऐसे अभिभावक जो अपने बालकों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहते हैं, उन्हें चाहिए। उत्तर है पहला, बालकों को प्रारंभिक वर्षों में बिना अभिभावकों की मदद के अपनी जिम्मेदारियां संभालने हेतु प्रोत्साहित करें। सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित हैं? उत्तर है दूसरा, सामाजिक। निम्नांकित में से कौन सा अभिप्रेरित व्यवहार का लक्षण है? उत्तर है तीसरा, व्यवहार में दिशा। निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक पुनर्बलक के रूप में प्रयोग हो सकता है? उत्तर है दूसरा, एक बिस्किट। व्याख्या। प्राथमिक पुनर्बलक वे होते हैं जो मनुष्य की जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। बिस्किट मनुष्य की जैविक आवश्यकता भूख की पूर्ति करता है। कौन सी एक आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है? उत्तर है पहला, पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन। उत्तर है पहला, यानी केवल एक सही है, वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है। एक नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार को कम करता है। निम्न में से किस पुनर्बलन शेड्यूल में पुनर्बलन सबसे कम पूर्वानुमन्य होता है? उत्तर है तीसरा, चर अनुपात शेड्यूल में। एक द्वितीयक पुनर्बलक जिसका युग्मन एक से अधिक प्राथमिक पुनर्बलक के साथ किया गया हो क्या कहलाता है? उत्तर है तीसरा, सामान्यीकृत पुनर्बलक। निम्न में से कौन सा धनात्मक पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है? उत्तर है दूसरा, दंड। व्याख्या। जब किसी अनुक्रिया के होने से कुछ धनात्मक चीज परिस्थिति से हट जाती है तो इसे दंड कहा जाता है। स्किनर ने पुनर्बलन के 2 प्रकार बताए। पहला, धनात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव राइनफोर्समेंट। वह पुनर्बलन जिससे अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है, जैसे भोजन, धन दौलत, मान सम्मान, प्रशंसा व सामाजिक स्वीकृति भी इसमें शामिल है। ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन, नेगेटिव राइनफोर्समेंट। यह पुनर्बलन जिसके हटने से अनुक्रिया की संभावना को शक्ति मिलती है, जैसे शोर, पीड़ा, अपमान आदि। किसी भी व्यवहार के विलोपन के प्रति प्रतिरोध की मात्रा अधिक किस प्रकार के पुनर्बलन में होती है? उत्तर है चौथा, यानी विच्छिन्न पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन में। बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? उत्तर है चौथा, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये
चौथा भाग अभिप्रेरणा समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं क्या कमी रही और क्या आपको ज़्यादा अच्छा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो दोस्तों यूट्यूब थैंक्स का ज़रूर इस्तेमाल करें। इसी के साथ ऐसे ही पढ़ते रहें। टाटा बाय बाय।